एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम का डेट शीट आ चुका है। 29 जून से एग्ज़ाम है और सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कहाँ-कहाँ आपका एग्ज़ाम है। तो इसके बाद आपका ज़रूरी है कि रिवीजन स्टार्ट करना। रिवीजन अब आपको मेन जो चीज़ें आप अब तक आपने पढ़ी हैं, उन सभी का अब रिवीजन आप स्टार्ट कर दीजिए। और चलिए आज कहानियों की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे पिता कहानी, जो कि ज्ञान रंजन जी की रचना है। और हमेशा की तरह इस कहानी में मैं आपको सबसे पहले कहानी का सारांश, फिर प्रमुख पात्र, उनके परिचय और अंत में मैंने कुछ एमसीक्यू रखा है। तो ये एमसीक्यू आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो फिर इसको वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों को भी जो भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पिता कहानी जो है वो फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह से संग्रहित है। कहानी संग्रह का नाम है फेंस के इधर उधर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। तो ये जरूर याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष इसका 1968 है। इसमें जो भी कहानियाँ संग्रहित है इस संग्रह में, तो उसका भी नाम जानना ज़रूरी है। सबसे पहले दीवा स्वप्नी, कला, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं। उसके बाद है छठे नंबर पर है फैंस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा और संबंध। ये 12 कहानियां हैं। इसमें कहानी संग्रह का नाम है फेंस के इधर उधर और इसी में ये हमारी कहानी पिता प्रकाशित है। कहानी का सारांश देखते हैं। कहानी में एक पिता की कहानी है जो कि नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बहुत ही इसमें सूक्ष्म अंकन किया गया है। ये एक इसको जरूर याद रखिएगा, नए पुराने मूल्यों और संस्कारों, ये जो है इससे आपको ये ध्यान में रहेगा कि ये किस कहानी का है, पिता कहानी का है। जिसमें भी अगर नए पुराने मूल्यों और संस्कारों ये कीवर्ड आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगर इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पिता कहानी के बारे में कहा जा रहा है। नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन जी की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखकीय दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। इसमें दो पीढ़ियों के अंतराल को बखूबी दिखाया गया है। आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी भी मानते हैं, इसको पिता विरोधी कहानी भी मानते हैं कुछ समीक्षक। इसमें गर्मी का प्रयोग किया गया है, गर्मी के मौसम की कहानी है, तो लेकिन ये गर्मी जो है वो प्रतीकात्मक रूप में गर्मी के मौसम का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ उल्लिखित स्थानें ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है और बहुत ज़्यादा जगहों के नाम भी नहीं है, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी। सबसे मेन है घनश्याम नगर, जहाँ की वो लोग रहते हैं। उसके बाद है खुलदाबाद और भूमनगंज, इन दोनों का जिक्र हुआ है और घनश्याम नगर वो जगह है जहाँ के परिवेश में ये कहानी है आगे बढ़ती है। मुख्य पात्र भी ज़्यादा नहीं है। मुख्य पात्रों में है आप सुधीर, जो पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि करता है, घनश्याम नगर का निवासी है और इसी के मार्फत यह कहानी कही गई है। पिता जो है वो जिद्दी है, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ता रहता है, लंबे समय तक रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं और ये भी याद रखिएगा, लंबे समय में कितने तक, 35 वर्षों तक, ये समय जरूर याद रखिएगा। 35 वर्षों तक ये रामायण और गीता का पाठ करते हैं। कलकत्ता के हॉल एंडरसन से सिले कोट पहनते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता के हॉल एंडरसन से सिले हुए कोट ये पहनते हैं। इसके अलावा गौण पात्रों में है देवा,
सुधीर की पत्नी है। कप्तान भाई, जो सुधीर का भाई है, वायुसेना में कार्यरत है और बहन की यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है, यानी कि एक बहन भी है यहाँ पे। और दादा भाई, इन लोगों के नाम का जिक्र नहीं है, नाम केवल देवा, जो सुधीर की पत्नी है, और सुधीर, देवा और पिता, बस इतना ही जिक्र है। बाकी भाई को कप्तान भाई कहा गया है, ये वायुसेना में कार्यरत है। कहानी की प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं, ऐसे तो पूरी कहानी ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। ये जो कहानी कहता सुधीर के माध्यम से कहानी कही गई है, तो सुधीर ही ये सभी बातें कह रहा है। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर, उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए, अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों की लाई गई चीजों को वो कोई महत्व नहीं देते हैं। ये इस कहानी में दर्शाया गया है कि पिता जो है वो सिर्फ अपने जमाने की चीजों को पर ही महत्व देते हैं। जो बच्चे जो भी चीज लाते हैं उसकी उन चीजों की श्रेष्ठता से वो कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, बस अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। हमारे समाज में बड़े बूढ़े जैसे लोग बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं। ये इस कहानी का मेन थीम है कि जैसे पिता जो है वो बाहर ही रहते हैं, घर के अंदर नहीं रहते हैं, तो उनके कहने का जो ये लेखक कह रहा है कि मैं ऐसा मानना है कि उस समाज में उस समय में क्या होता था कि जो बड़े बूढ़े लोग थे वो बहू बेटियां घर के अंदर अपना मतलब स्वतंत्र रह सके, इसीलिए वो अधिकांश समय बाहर ही रहते हैं। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता, तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसे उसके अंदर की जो एक उत्तेजना है, वो ऐसी बातें सोचती है। किसके अंदर की उत्तेजना? सुधीर के अंदर की जो उत्तेजना है वो ऐसी बातें सोचती है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठाएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता था या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। ये इस कहानी का जो जो मुख्य पंक्तियाँ थी वो सब ये है। अब आगे चलते हैं, हम कुछ मुख्य बातों को देखेंगे कहानी के अंदर, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम याद करेंगे, रिवीजन की तरह हम करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर पे भी आएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक शॉर्ट नोट्स देखेंगे सभी चीज़ों के बारे में, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें और
रचनाकार का परिचय देखेंगे थोड़ा-सा, फिर हम मुख्य पात्रों को देखेंगे और उसके अलावा इस कहानी की जो मूल संवेदना है, उसको हम देखेंगे। रचनाकार के बारे में देखते हैं। रचनाकार हैं ज्ञानरंजन और उनका जन्म जो है वो 21 नवंबर 1936 में अकोला, महाराष्ट्र में हुआ है। ये याद रखिएगा, कहाँ हुआ? अकोला, महाराष्ट्र में। साहित्यिक युग क्या है? साठोत्तरी कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। किस साठोत्तरी कहानी के लेखक माने जाते हैं ज्ञानरंजन। सुप्रसिद्ध पत्रिका पहल का सफल संपादन किया था उन्होंने। प्रमुख रचनाएं जो है फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, ये रचना और इनका जो रचना का काल है, फेंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977 और ये सपना नहीं 1977, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा। इनको कौन कौन सा सम्मान मिला था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य भूषण और शिखर सम्मान। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब पिता कहानी के बारे में हम जानेंगे कि इसका हमने इससे पहले भी पढ़ चुका है, इसमें भी देख लेते हैं। एक शॉर्ट नोट्स है और ये आपका एक तरह से रिपीट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। कहानी का प्रकाशन 1965 में हुआ है, लेकिन संकलन जो है फेंस के इधर उधर में कब हुआ है? 1968 में हुआ है। कहानी का स्थान क्या है? शहर का जीवन, भयंकर गर्मी का मौसम। मुख्य स्थान है घनश्याम नगर, खुलदाबाद और घूमनगंज। विषय कौन सा है? पारिवारिक संबंधों का बदलता स्वरूप, पीढ़ियों का वैचारिक संघर्ष यानी कि जनरेशन गैप। और मुख्य पात्र हैं पिता, पुत्र और देवा, कप्तान भाई, दादा भाई। पिता कौन है? ये पुरानी पीढ़ी के स्वाभिमानी है और सुधीर जो है वो नई पीढ़ी और सुविधा भोगी है। पिता और ये परिवार की का रक्षक है। बच्चों की निजता के लिए घर के बाहर सोते हैं। लेखक ने उन्हें भीमकाय दरवाजे के समान रक्षक माना है। क्या नाम उनका रखा है? भीमकाय दरवाजे के समान। और ये 35 वर्षों से अखंड रामायण और गीता का पाठ पढ़ते हैं एक लगातार। पहनावा क्या है? कलकत्ता के हॉल एंडरसन का सिला हुआ कोट वो पहनते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट है, एक शॉर्ट नोट्स की तरह, इसको जरूर से याद रखिएगा। और इन दोनों के बीच में जो जनरेशन गैप है, तो उसका क्या क्या मुद्दे हैं उसके बारे में है। क्या है ये? वैचारिक मतभेद के बावजूद पिता के प्रति गहरा प्रेम और चिंता। वैचारिक मतभेद है लेकिन पिता के प्रति प्रेम भरपूर है, प्रेम में कोई कमी नहीं है। आधुनिकता का समर्थक है, पिता को नए सांचे में ढालना चाहता है। सुधीर जो है वो आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि है, सुविधा भोगी और दिखावा पसंद है। कॉफी हाउस जाना, टिप देना, आधुनिक कपड़े पहनना उसको पसंद है। कहानी में दृष्टि केंद्र है, पूरी कहानी जो है वो सुधीर के दृष्टिकोण से रची गई है। समाज में स्टेटस की चिंता है उसे, पिता का रात में बाहर सोना उसे भद्दा लगता है। वैचारिक द्वंद क्या क्या होता है, पिता क्या सोचते हैं और पुत्र क्या सोचता है, ये देखिए। पिता जो है वो सुविधाओं का त्याग करते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार पे ध्यान रखते हैं। उनके लिए खाने का मतलब अमावट, दाल, रोटी और वो गजक में ही संतोष करते हैं। दिखावे और झूठी शान से उन्हें सख्त नफरत है। लेकिन पुत्र क्या है? सुधीर क्या है? सुविधाओं की चाहत है उसे, समाज में स्टेटस और वैनिटी की चिंता है। कुल्लू के सेब और दिल्ली एम्पोरियम की धोती का पहनने का आग्रह करता है उनको। दिखावे और आधुनिक जीवन शैली का अभ्यस्त है। तो ये चीजें हैं। कहानी में मूल संवेदना क्या है? पीढ़ियों का अंतराल, पिता और पुत्र वैचारिक रूप से एक दूसरे को नहीं समझ पाते, नए और पुराने मूल्यों की टकराहट है। शहरी जीवन का अकेलापन है, भीड़ भाड़ वाले परिवार में भी पिता का अकेलापन। ये बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह क्या कहते हैं? भीड़ भाड़ वाले परिवार में भी पिता का अकेलापन है इस कहानी में। और ये परिवर्तन की विडंबना है, संबंध बनाए रखने के प्रयास में ही संबंध हाथ से छूट रहे हैं। भावनात्मक जुड़ाव, वैचारिक दूरी और क्रोध के बाद भी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए असीम प्रेम और चिंता है। ये गर्मी का मौसम दिखाया गया है, लेकिन इसमें गर्मी जो है वो एक प्रतीकात्मक तत्व है। कहानी की शुरुआत भयंकर गर्मी के वर्णन से होती है। कहानी के शुरुआत में कहा जाता है कि बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता, बल्कि मतलब ये कि एक उमस भरी गर्मी है। प्रतीक का अर्थ है
गर्मी यहाँ केवल मौसम का वर्णन नहीं, यहाँ मन की बेचैनी, घुटन और वैचारिक संघर्ष का प्रतीक है। पिता की बेचैनी है गर्मी के कारण रात भर सोना पाना और बार बार सुराही से खाट तक जाना। और पुत्र की बेचैनी क्या है? पिता के शारीरिक कष्ट को देखकर पंखे के नीचे लेटे हुए भी मानसिक रूप से उद्वेलित होते रहना, ये पुत्र की बेचैनी है। दोनों अपने अपने स्थान पे परेशान हैं। मुख्य पंक्तियां इसमें है, आप लोग बाहर जाइए ना, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, मुझे क्यों घसीटते हैं। ये आधुनिक दिखावे पर पिता का व्यंग है। ये कथन पिता का है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। पिता का इसमें ज्यादा कथन इसमें किसी का भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। ये पिता का कथन है। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते थे। ये कहानी में इसका मुख्य जो कहानी में कहा गया है ऐसा कि ये जो बड़े लोग बड़े बुजुर्ग है तो होते हैं, ये इसीलिए अपना बाहर रहते हैं। मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, आपका बाहर चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। पुत्र को जो है सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता है। अब कुछ लोग जो पिता कहानी के बारे में क्या-क्या कहते हैं, तो ये देखिएगा। बच्चन सिंह कहते हैं कि इस कहानी की केंद्रीय वस्तु अकेलापन है। और गोपाल राय कहते हैं यह पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीकों की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। और रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं, ज्ञान रंजन मध्य वर्गीय जीवन की विसंगतियों और खोखलेपन को बेनकाब करने वाले यथार्थ धर्मी कहानीकार। तो ये तीनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट कथन है। ये रचनाकारों के, आलोचकों के कथन एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। और ये भी आपको ये इम्पोर्टेंट है। पहल पत्रिका के संपादक रहे हैं ज्ञान रंजन, पहल पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं। साठोत्री हिंदी की कहानी की प्रमुख रचना है ये पिता। गौण पात्र कौन कौन है? देवा, कप्तान भाई। पिता का पहनावा क्या है? कलकत्ता के हॉल एंडरसन में सिले हुए पुराने कोट और 35 वर्षों से अखंड रामायण और गीता का पाठ पढ़ते हैं, रामायण और गीता। और भौगोलिक संकेत में क्या है? कहानी में इलाहाबाद के क्षेत्र जैसे घनश्याम नगर और खुलदाबाद का जिक्र है। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ज्ञान रंजन कृत पिता कहानी का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है और यह किस कहानी संग्रह में संकलित है? सही उत्तर बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1965 फैंस के इधर उधर, 1968 ई सपना नहीं, 1971 ई ईस्वी यात्रा, 1977 ईस्वी क्षणजीवी। कौन सा है? कहानी सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पिता कहानी का प्रथम प्रकाशन वर्ष पूछा गया है और किस कहानी संग्रह में संकलित है ये पूछा गया है। सही उत्तर है 1965 इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष है और फेंस के इधर उधर में प्रकाशित। और फेंस के इधर उधर का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1968 है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ज्ञान रंजन साठोत्री पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में मान्य है। उनके द्वारा लंबे समय तक संपादित की गई किस सुप्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन 2021 में अपने 125वें अंक के साथ बंद हो गया? 4 ऑप्शन है, बागार्थ, पहल, पाखी, कथादेश। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? पहल, पहल पत्रिका, ये सही उत्तर है। पिता कहानी में आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य पात्र सुधीर का निवास स्थान और कहानी का मुख्य परिवेश किस नगर से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आनंद भवन, गोविंदपुर, देवनंदनपुर या घनश्याम नगर। तो सही उत्तर होगा घनश्याम नगर, ये सही उत्तर है। कहानी के प्रारंभ में वर्णित भयंकर गर्मी जहां एक पत्ता भी नहीं डोलता का मौसम मुख्य रूप से किस बात का प्रतीकात्मक चित्रण करता है?
पिता के लगातार गिरते हुए स्वास्थ्य का, 2 पीढ़ियों के बीच की वैचारिक बेचैनी और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का, मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी और संघर्ष का, इलाहाबाद शहर की विषम भौगोलिक स्थिति का। तो किसका वर्णन करता है ये? 2 पीढ़ियों के बीच की वैचारिक बेचैनी और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का वर्णन करता है। पिता कहानी के अनुसार पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले पिता द्वारा पिछले 35 वर्षों से अखंड रूप से किन धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जा रहा है? ये एग्जाम में आ भी चुका है। 4 ऑप्शन है: महाभारत और उपनिषद, रामचरितमानस और सूरसागर, रामायण और गीता, वेद और पुराण। किसका किया जा रहा है? तो रामायण और गीता का। आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले सुधीर अपने पिता के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु की कामना या व्यवस्था नहीं करता था? 4 ऑप्शन है: दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोती, गुसल खाने में खूबसूरत शावर, कलकत्ता के हॉल एंडरसन का सिला हुआ कोट, कुल्लू का सेब और बाजार की बिस्किट। किसकी व्यवस्था नहीं करता था? तो वो कलकत्ता के हॉल एंडरसन में का सिला हुआ कोट जो है उसकी व्यवस्था नहीं करता था, वो झल्ला गया था उसके लिए, जबकि पिता को वही पसंद था। कहानी में वर्णित कप्तान भाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पूर्णतः सही है? सही है, पूछा गया है कि पूर्णतः सही है। पहला है, वे थल सेना में कार्यरत थे और पिता का कड़ा विरोध करते थे। दूसरा है, वे वायुसेना में कार्यरत थे और बहन की यूनिवर्सिटी का खर्च उठाते थे। तीसरा है, वे एक खोजी पत्रकार थे और परिवार से अलग रहते थे। चौथा है, वे पिता के साथ घनश्याम नगर में ही निवास करते थे। तो सही उत्तर क्या होगा? वे एक वायुसेना में कार्यरत थे और बहन की यूनिवर्सिटी का खर्च उठाते थे। पिता कहानी के मुख्य पात्र पिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें सही है। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे, वे दूसरे के द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे। तो इसमें से कौन सा कथन सही सही है, ये बताना है कौन कौन सा कथन सही। तो इसमें देखिए, बाकी सारी चीजें तो सही ही हैं, सिर्फ एक बी जो है वो गलत है कि वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे, जबकि ये सच्चाई नहीं है। तो कौन कौन सा सही है? ए, सी और डी। ए, सी और डी सही है। आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बैरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाले बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। उपयुक्त कथन कहानी के किस पात्र का है? तो ये किसका है? 4 ऑप्शन है: सुधीर, पिता, कप्तान भाई और दादा भाई। तो किसका है ये कथन? पिता का कथन है ये, सही उत्तर होगा पिता। पिता कहानी पीढ़ियों की सोच और जीने की तौर तरीकों की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। प्रस्तुत आलोचनात्मक कथन किस विद्वान का है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा किस विद्वान का कथन है? रामचंद्र तिवारी, सुरेंद्र चौधरी, गोपाल राय या बच्चन सिंह? गोपाल राय। गोपाल राय ने कहा है। पिता कहानी के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण कथन किस आलोचक का है कि इस कहानी की केंद्रीय वस्तु अकेलापन है? 4 ऑप्शन है: बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। बच्चन सिंह सही जवाब है। पिता द्वारा रात में घर के बाहर चौकीदारों की तरह सोने के पीछे कहानी में मुख्य रूप से क्या मनोवैज्ञानिक कारण या विडंबना दर्शाई गई है? पहला है, उन्हें घर के भीतर अत्यधिक गर्मी लगती थी और खुली हवा पसंद थी। दूसरा है, वे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंदता देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते थे। तीसरा है, उन्हें घर में चोरी होने का निरंतर भय सताता था और वे सो नहीं पाते थे। सुधीर ने उन्हें घर के अंदर पंखे के नीचे सोने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। तो चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा? ख, वे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंदता देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते थे। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उनका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। यहाँ प्रतिष्ठा की जिद से क्या अभिप्राय है?
4 ऑप्शन है, पिता का अपनी पुरानी परंपराओं और स्वावलंबन पर अड़े रहना, पुत्र का अपने आधुनिक जीवन और युवा स्वाभिमान का पिता के सामने न झुकाना, समाज में सुधीर के परिवार की झूठी इज्जत और दिखावा, पिता द्वारा पुत्र की आर्थिक सहायता को पूरी तरह से अस्वीकार कर देना। तो इन चारों में सही उत्तर होगा पिता का अपनी पुरानी परंपराओं और स्वावलंबन पर अड़े रहना। कहानी के अंत में रात बीतने पर सुधीर को परम शांति किस विचार से मिलती है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यह सोचकर कि पिता ने अंततः पंखे के नीचे सोना स्वीकार कर लिया है, यह सोचकर कि अब सुबह होने वाली है, रात की बेचैनी खत्म हो जाएगी, इस विचार से कि पिता बाहर सो गए होंगे, अब वह सो सकेगा, यह सोचकर कि पिता अब शहर छोड़कर वापस अपने गांव चले जाएंगे। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है यह है कि इस विचार से कि पिता बाहर सो गए हैं और अब वह चैन से सो सकेगा। तो इससे उसको क्या होता है, इस विचार से उसको परम शांति मिलती है। अगला प्रश्न है, ज्ञान रंजन की पिता कहानी, जिसमें पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप और पीढ़ियों के द्वंद्व का सूक्ष्म अंकन है, हिंदी कथा साहित्य के किस प्रमुख आंदोलन की श्रेष्ठ प्रतिनिधि रचना मानी जाती है? 4 ऑप्शन है इसमें, नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी या साठोत्री कहानी। सही उत्तर होगा साठोत्री कहानी। साठोत्री कहानी की ये प्रमुख रचना मानी जाती है। तो आपको यह क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आगे अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।